Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic post-war settlement and the Bretton Woods institutions. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसकी वजह से मास डिस्ट्रक्शन हुआ, लाखों करोड़ों लोगों की जानें गई, करोड़ों लोग जो हैं घायल हुए और पूरे तरीके से जो दुनिया है वो तबाह हो चुकी थी और ये जो तबाही है वो इतनी आसानी से रिकवर नहीं होने वाली थी। और लास्ट में हमने ये पढ़ा था कि जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो उसके बाद दो ऐसे देश उभर कर आए जिन्होंने इस रिकवरी में, वॉर के बाद होने वाली रिकवरी में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। वो देश थे, पहला था यूएस, जो कि वर्ल्ड वॉर्स में काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका था, काफी बड़ा लैंडर बन चुका था। तो मतलब बेसिकली यूएस जो है डोमिनेटेड हो चुका था। और दूसरा जो नेशन था जिसने काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस किया पोस्ट वॉर वर्ल्ड को, वो था यूएसएसआर या सोवियत यूनियन। अब हम देखेंगे कि वॉर के बाद किस तरीके से जो बड़े बड़े देश थे या ऐसे देश जो कि काफी इन्फ्लुएंशियल थे, इन सब ने मिलके ये कोशिश की कि वॉर से जो भी नुकसान हुआ है अब इसको कैसे भरा जाए, कैसे वापस से ट्रैक पे आया जाए। तो अब हम उसको पढ़ेंगे और इसमें देखेंगे कि किस तरीके से अब जो वर्ल्ड है वो कोशिश कर रहा था वापस ट्रैक पे आने के लिए, जिसमें ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। सो इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिशियंस ड्रू टू की लेसन्स फ्रॉम इंटर वॉर इकोनॉमिक एक्सपीरियंसेस। तो वॉर के टाइम पे जो भी इकोनॉमिक एक्सपीरियंसेस हुए उनसे इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिशियंस ने दो इंपॉर्टेंट लेसन्स जो हैं वो सीखे। मतलब वॉर के दौरान जो भी कुछ दुनिया ने सहा उससे दो सीखें सीखने मिली। पहली सीख ये थी, in an industrial society which is based on mass production, such an industrial society cannot be sustained without mass consumption। मतलब कि अगर कोई ऐसी इंडस्ट्रियल सोसाइटी है जो कि मास प्रोडक्शन पे बेस्ड है, जैसे हमने देखा था कि यूएस में एंड यूरोप में एक मास प्रोडक्शन का दौर जो है निकल के आता है। जब हमने हेनरी फोर्ड वाला सेक्शन डिस्कस किया था उसमें हमने देखा था कि मास प्रोडक्शन होने लगी थी। जो असेंबली लाइन वाला सिस्टम है उसको फॉलो करने की वजह से बहुत बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन हो रही थी, कम समय में, कम रिसोर्सेज में ज्यादा प्रोड्यूस किया जा रहा था। तो एक साथ बहुत बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन हो रही थी चीजों की। तो अब वॉर के टाइम पे जो भी कुछ एक्सपीरियंस हुआ उससे हमें ये सीखने मिला कि अगर इंडस्ट्रियल सोसाइटी है जिसमें कि मास प्रोडक्शन हो रहा है तो ऐसी मास प्रोडक्शन वाली सोसाइटी मास कंजम्पशन के बिना सस्टेन नहीं कर सकती। क्यों नहीं सस्टेन कर सकती? मतलब मान लो मैंने ना अपने घर में बहुत ज्यादा कोई सामान बना दिया। मेरे पास एक चॉकलेट की फैक्ट्री है और मैं पहले सिर्फ 100 चॉकलेट बनाती थी, बट जब से मैंने असेंबली लाइन वाला सिस्टम जो है शुरू किया, अब मैं एक ही दिन में मान लो 1000 चॉकलेट बना लेती हूँ। ठीक है, 10 गुना मेरी प्रोडक्शन बढ़ गई। अब मैं 1000 चॉकलेट बना रही हूँ। मतलब क्या कर रही हूँ? मैं मास प्रोडक्शन कर रही हूँ। अब पहले जब मैं 100 चॉकलेट जो है वो मतलब बनाती थी तो लगभग 98-99 चॉकलेट्स मेरी आराम से बिक जाती थी और एक दो बच जाती थी। तो मतलब ये एवरेज था मेरा कि लगभग 100 चॉकलेट मैं बनाती थी और वो बिक भी जाती थी। बट अब मैंने क्या किया, मैंने असेंबली लाइन वाला सिस्टम फॉलो किया। मैंने अपने जो वर्कर्स हैं उनको एकदम फिक्स कर दिया, उनकी वेजेस दुगनी कर दी। तो वो पूरा सिस्टम फॉलो किया और जिससे क्या हुआ, मेरे को 1000 अब मैं चॉकलेट बना पाती हूँ। अब मैंने चॉकलेट तो 1000 बना दी, बट खरीदने वाले लोग अभी भी सिर्फ 100 ही हैं। मतलब कंजम्पशन ज्यादा नहीं हो रही, सिर्फ 100 ही लोग मुझसे अभी भी खरीद रहे हैं। मतलब मैंने ही तो, मेरी तो प्रोडक्शन बढ़ी है, कंजम्पशन नहीं बढ़ी। कंजम्पशन अभी भी सिर्फ 100 ही है और मैं जितना बना रही हूं उसमें से सिर्फ 100 मेरी चॉकलेट बिक रही हैं और 900 जो है वो अनसोल्ड हो रही हैं। मतलब 900 बिक ही नहीं रही। अब 900 को बनाने में जो भी मुझे खर्चा आया है उसका मुझे नुकसान होगा कि नहीं? क्योंकि अगर मैं इस 900 चॉकलेट को बेचूंगी तो इससे मेरे को क्या होगा, जो मैंने इस 900 चॉकलेट को बनाने में खर्चा किया उसको मैं रिकवर कर पाऊंगी और मुनाफा कमा पाऊंगी। बट अगर मैं इन्हें बेच ही नहीं पाऊंगी तो मुनाफा तो छोड़ो, मेरा पैसा ही रिकवर नहीं हो पाएगा जो मैंने इस चॉकलेट को बनाने में लगाया है। मतलब मैं नुकसान में चली जाऊंगी। तो अगर मुझे फायदा करवाना है, अगर मुझे चाहिए कि मेरी 1000 चॉकलेट बिके, मैं बहुत ज्यादा पैसा कमाऊं, तो उसके लिए जरूरी है कि ये जो मैं 1000 चॉकलेट बना रही हूँ उनको खरीदने वाले लोग भी हों, कंजम्पशन भी हो, 1000 की 1000 चॉकलेट खरीदने वाले लोग भी हों। तभी जाके जितना पैसा मैंने इन 1000 चॉकलेट को बनाने में लगाया है उतना पैसा मैं रिकवर कर पाऊंगी और जो मुनाफा है वो कमा पाऊंगी।
तो मतलब कि अगर हम मास कंजम्पशन करें तभी जाके मास प्रोडक्शन का फायदा है, अदरवाइज आप मास प्रोडक्शन करते रहो तो इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ेगी। अगर ऐसी इंडस्ट्रियल सोसाइटी है जिसमें मास प्रोडक्शन हो रही है, ऐसी इंडस्ट्रियल सोसाइटी को सरवाइव करने के लिए, सस्टेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मास कंजम्पशन भी हो। बट टू इंश्योर मास कंजम्पशन देयर वाज अ नीड फॉर हाई एंड स्टेबल इनकम्स। अब बताओ, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास इनकम नहीं है, क्या मैं किसी एक्स्ट्रा चीज की डिमांड करूंगी? नहीं करूंगी। जब मेरे पास पैसा ही नहीं है तो मैं अपने खर्चे कम से कम रखने की कोशिश करूंगी, मैं ज्यादा डिमांड नहीं करूंगी, मैं ज्यादा कंज्यूम नहीं करूंगी चीजों को। बट अगर मेरे पास इनकम बढ़ जाए, ठीक है, अगर मेरी इनकम, मान लो आज अगर मेरी इनकम 2,000 रुपए है और कोई बढ़ा के कह दे कि अब से आपको 2,000 नहीं बल्कि 4,000 रुपए मिलेंगे, तो क्या अब मैं 4,000 रुपए में ज्यादा खर्च नहीं करूंगी? पहले 2,000 रुपए में मैं बहुत थोड़ा बहुत खरीदती थी, एक आध कपड़े खरीद लिए, है ना, थोड़ा सा राशन खरीद लिया, ज्यादा इधर उधर की चीजें नहीं खरीदी। बट जब मेरी इनकम दुगनी हो गई, जब मेरी इनकम 4,000 हो गई, तो अब मैं अपना खर्चा तो चला ही लूंगी, अपना पेट तो पाल ही लूंगी, बट 2 वक्त की रोटी के साथ साथ अब मेरे पास और भी बहुत पैसा बच जाएगा एक्स्ट्रा खर्च करने के लिए। अब मैं बहुत फैंसी ड्रेस भी खरीद सकती हूँ, मैं इधर उधर घूमने भी जा सकती हूँ, मैं एक्स्ट्रा चीजें भी खरीद सकती हूँ जो महंगी चीजें होती हैं, इधर उधर का खाना, मतलब जो पिज्जा बर्गर चॉकलेट्स, जो भी मतलब एकदम प्रीमियम क्वालिटी के होते हैं, ये सब खरीद सकती हूँ। पहले मैं सिर्फ और सिर्फ रोटी और दाल खाती थी, है ना, वैसे अच्छा हेल्दी खाना वही है, बट स्टिल अब मैं 4,000 कमा रही हूँ तो अब मैं एक्स्ट्रा खर्चा करूंगी, अब मेरी कंजम्पशन बढ़ जाएगी। तो मास कंजम्पशन तब तक नहीं आ सकती जब तक कि मेरी इनकम अच्छी ना हो। जब तक मैं सिर्फ इतना ही कमाऊंगी कि मैं बस 2 वक्त की रोटी मुश्किल से अरेंज कर पाऊं, तब तक मैं मास कंजम्पशन क्यों करूंगी? मतलब मेरी इनकम सिर्फ 100 रुपए है, जिसमें कि मुश्किल से मैं एक दिन में अपना खाना खरीद पाती हूँ। तो मास कंजम्पशन के बारे में या एक्स्ट्रा शौकों के बारे में तो मैं सोच ही नहीं सकती कि मैं अपना कोई, मतलब कोई पैशन फॉलो करूं या कोई इधर उधर की चीज खरीदूं, मैं नहीं सोच सकती। बट अगर मेरी इनकम बढ़ जाएगी तो मैं ज्यादा कंज्यूम करूंगी। अब जो चीजें मैं पहले नहीं खरीद पाती थी अब मैं वो खरीदूंगी, मतलब मैं कंज्यूम करूंगी। तो वापस से शुरू करते हैं, हमने कहां से देखा था कि अगर इंडस्ट्रियल सोसाइटी मास प्रोड्यूस कर रही है, मास प्रोडक्शन कर रही है, तो उसके लिए जरूरी है कि मास कंजम्पशन भी हो, और मास कंजम्पशन के लिए जरूरी है कि स्टेबल इनकम हो, एक स्थिर इनकम हो, लोगों के पास पैसा हो, और पैसा भी ऐसा हो कि लोगों को पता रहे कि हाँ मेरे पास ये पैसा रहने वाला है। ऐसा ना हो कि आज मेरी इनकम 4,000 कर दी और अचानक से कल वापस से 2,000 कर दे, और फिर परसों जाके 1,000 हो जाए, फिर अगले दिन मेरी बढ़ के 5,000 हो जाए। तो अनस्टेबल इनकम नहीं होनी चाहिए, स्टेबल इनकम होनी चाहिए। पता होना चाहिए कि हाँ ये लेवल है मेरी इनकम का और ये चलता रहेगा, इतनी जल्दी से इस इनकम में चेंज नहीं आने वाला। तो मास कंजम्पशन के लिए क्या चाहिए? हाई एंड स्टेबल इनकम, पहले तो ज्यादा हो और स्टेबल हो, ठीक है। नाउ इनकम्स कुड नॉट बी स्टेबल इफ एम्प्लॉयमेंट वाज अनस्टेबल। अब मैं कब कह सकती हूँ कि मेरी इनकम स्थिर है? जब मेरी एम्प्लॉयमेंट स्थिर होगी। मान लो आज मैं किसी कंपनी में जॉब लग रही हूँ, ठीक है, काम कर रही हूँ, और वो कंपनी मेरे पे कोई भरोसा ही नहीं है, वो हो सकता है मुझे कल निकाल दे, उसका मन करे तो वो 2 दिन बाद निकाल दे, उसका मन करेगा तो मुझे साल भर भी रख लेगी, मतलब कि कोई स्टेबिलिटी नहीं है। मान लो किसी कंपनी में मैं जॉब कर रही थी, उसने मुझे 1 महीने में निकाल दिया, फिर मैं किसी दूसरी कंपनी में गई, उस कंपनी ने भी मुझे मतलब ऐसे 3-4 महीने रखा और फिर निकाल दिया, फिर मैं किसी तीसरी कंपनी में गई, उसने भी वैसे 1-2 हफ्ते रखा और निकाल दिया। तो मतलब कि अगर मेरी जॉब स्टेबल नहीं है तो क्या मेरी इनकम स्टेबल होगी? मान लो मैं फर्स्ट कंपनी में गई जिसने मुझे 1 महीने में निकाल दिया, मान लो, और 1 महीने बाद मुझे जॉब नहीं मिली, मतलब इस एक कंपनी में गई थी, एक कंपनी में सिर्फ 1 मंथ मैंने काम किया और मुझे निकाल दिया गया, और इससे जब मुझे निकाला गया तो 2 महीने तक मेरे पास कोई जॉब ही नहीं थी, मैं ढूंढती रही और मेरे को जॉब नहीं मिली। मेरे को 2 महीने बाद जाके किसी कंपनी बी में जॉब मिली, और इस कंपनी बी ने मुझे 2 महीने में निकाल दिया, और फिर जब मैं इससे निकली तो फिर मैं 1 साल तक घर में बैठी रही, और फिर किसी तीसरी कंपनी में मैंने जॉब किया और उसने 1 हफ्ते में निकाल दिया। मतलब अगर मेरी जॉब बार बार चेंज होती रहेगी, अगर मेरी एम्प्लॉयमेंट स्टेबल नहीं है, तो क्या मेरी इनकम स्टेबल होगी? नहीं होगी। तो मतलब कि अगर हमें अपनी इनकम स्टेबल करनी है तो हमें स्टडी एंड फुल एम्प्लॉयमेंट चाहिए। ऐसी एम्प्लॉयमेंट हो जो पर्सन के पास रेगुलर हो, कि उसको मिल जाएगी, उसको जल्दी से मिल जाए और लंबे टाइम तक वो एम्प्लॉयमेंट रहे, और जो कि उसको अच्छे से इनकम दे।
सो अभी हमने क्या देखा कि अगर कोई ऐसी इंडस्ट्रियल सोसाइटी है जो कि मास प्रोडक्शन कर रही है, तो मास प्रोडक्शन के लिए हमें क्या चाहिए? मास कंजम्पशन। मास कंजम्पशन के लिए हमें क्या चाहिए? हाई एंड स्टेबल इनकम। क्या चाहिए? हाई एंड स्टेबल इनकम। एंड हाई एंड स्टेबल इनकम कब होगी? जब हमारे पास स्टडी एंड फुल एम्प्लॉयमेंट होगी। तो अगर मैं इसको डायरेक्टली कहना चाहूं तो मैं ये कह सकती हूँ कि अगर हमें मास प्रोडक्शन करनी है और ऐसी सोसाइटी को सस्टेन करवाना है कि सोसाइटी में मास प्रोडक्शन सस्टेन करे, तो उसके लिए हमें क्या इंश्योर करना होगा? कि सोसाइटी में फुल एम्प्लॉयमेंट हो। क्योंकि अगर फुल एम्प्लॉयमेंट होगी तभी जाके लोगों के पास अच्छी इनकम होगी। अगर लोगों के पास अच्छी इनकम होगी तभी वो जाके उसका खर्चा करेंगे, तभी वो मास कंज्यूम करेंगे, और मास कंजम्पशन होगी तो मास प्रोडक्शन का फायदा होगा। अब ये जो फुल एम्प्लॉयमेंट है वो अपने आप नहीं आ सकती। मार्केट्स अलोन कुड नॉट गारंटी फुल एम्प्लॉयमेंट। जो मार्केट है वो अपने आप फुल एम्प्लॉयमेंट गारंटी नहीं कर सकते। Therefore, governments would have to step in to minimize fluctuations of price, output and employment. तो इसीलिए गवर्नमेंट को यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा ताकि जो प्राइसेस, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट में फ्लक्चुएशंस होते हैं उनको मिनिमाइज किया जा सके। मतलब अगर फ्री मार्केट होते हैं जिसमें गवर्नमेंट कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करती है, उसमें डिमांड एंड सप्लाई जो है वो अपना अपना रोल निभाती है। ये चीज हमने काफी मतलब इस चैप्टर में ही पहले डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से डिमांड एंड सप्लाई से प्राइसेस जो हैं वो फिक्स होते हैं, कि अगर डिमांड कम है तो प्राइस गिर जाएंगे, अगर सप्लाई कम है तो प्राइस बढ़ जाएंगे। इस तरीके से प्राइसेस जो हैं एडजस्ट होते हैं, और प्राइस के एडजस्ट होने के साथ लोगों की इनकम, प्रोडक्शन, सारी चीजें जो हैं अफेक्ट होती हैं। तो बेसिकली जब फ्री मार्केट रहता है तो फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा होती हैं, है ना। मान लो आज देश में कोई डिजास्टर वगैरह आ गया जिसकी वजह से खेती जो है पूरे तरीके से बर्बाद हो गई। खेती बर्बाद हो गई इसका मतलब सप्लाई कम हो जाएगी, सप्लाई कम हो गई इसका मतलब प्राइस बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा तो मतलब लोग ज्यादा नहीं खरीद पाएंगे, लोगों की कंजम्पशन कम हो जाएगी, लोग डिमांड नहीं करेंगे ज्यादा। तो अगर जो डिमांड एंड सप्लाई है वो अपने आप काम करें तो स्टेबिलिटी हम इंश्योर नहीं कर सकते, हम ये गारंटी नहीं दे सकते कि फुल एम्प्लॉयमेंट होगी। बट अगर इसमें गवर्नमेंट इंटरवीन कर दे, अगर इसमें गवर्नमेंट अपना रोल प्ले करे, गवर्नमेंट एंटर कर दे और प्राइसेस को फिक्स कर दे, आउटपुट्स को वो थोड़ा रेगुलेट करना शुरू कर दे और एम्प्लॉयमेंट को भी इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दे, तो ये जो फ्लक्चुएशंस हो रही हैं, ये जो बहुत ही ऊपर और नीचे जाके चेंजेस आ रहे हैं कि आज प्राइस यहाँ, कल वहां, एम्प्लॉयमेंट आज बहुत ज्यादा है कल नहीं है, तो ये जो फ्लक्चुएशंस हो रही हैं इनको रोका जा सकता है, या इनको रोका नहीं जा सकता, इनको कम किया जा सकता है गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के थ्रू। ठीक है, तो पहला लेसन यही था कि अगर मास प्रोडक्शन वाली सोसाइटी को सस्टेन करवाना है, और मास प्रोडक्शन ही क्यों चाहिए हमें, क्योंकि हमने देखा था मास प्रोडक्शन बहुत फायदेमंद होता है। जब मैंने यूएस में मास प्रोडक्शन होती हुई देखी थी तो उसकी वजह से हमने देखा था कि लोग एक ऐसी साइकिल में आ गए थे जहां पे मास प्रोडक्शन हो रही है, मास कंजम्पशन हो रही है, इनकम ज्यादा हो रही है और लोग और अमीर हो रहे हैं। तो साइकिल जो है अमीर होने की वो बढ़ती है। मास प्रोडक्शन अगर अच्छे से काम करे तो सोसाइटी बहुत अच्छा ग्रो कर सकती है, इसीलिए हमें मास प्रोडक्शन चाहिए। और अगर मास प्रोडक्शन के फायदे उठाने हैं तो उसके लिए मास कंजम्पशन चाहिए, मास कंजम्पशन चाहिए तो उसके लिए अच्छी इनकम होनी चाहिए, और अच्छी इनकम होने के लिए फुल एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, और फुल एम्प्लॉयमेंट अपने आप नहीं आएगी, उसके लिए गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा। तो पहली जो सीख थी वो ये थी कि मार्केटों को खुला मत छोड़ो, गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा। ये बेसिकली इसकी समरी थी। और अब अगर बात करें कि सेकेंड लेसन क्या मिला दुनिया को वर्ल्ड वॉर से, तो सेकेंड लेसन रिलेटेड टू अ कंट्रीज इकोनॉमिक लिंक्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड। जो दूसरी सीख थी वो ये मिली कि हमें अपने देश के जो रिलेशंस हैं दूसरे देशों के साथ उन पे भी ध्यान देना होगा, उनको भी रेगुलेट करना होगा। जो हमारे रिलेशंस हैं दूसरे देशों के साथ उनको भी हम फ्री नहीं छोड़ सकते, उनको भी हम मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई पे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगेन अगर मार्केट की जो फ्री डिमांड एंड सप्लाई है अगर उस पर छोड़ दिया तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। तो दूसरी सीख ये थी कि कंट्री के इकोनॉमिक लिंक्स जो हैं दूसरी दुनिया के साथ, बाहरी दुनिया के साथ, दूसरे देशों के साथ, उनको भी हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, रेगुलेट करना पड़ेगा। जैसे the goal of full employment could only be achieved if governments had power to control flow of goods and capital and labor। मतलब कि गवर्नमेंट को दूसरे देशों के साथ रिलेशंस रेगुलेट करने की क्यों जरूरत है?
आप याद करो जब हमने जैसे पिछले क्लासेस में भी हमने पढ़ा है और ऊपर भी सेक्शंस में पढ़ा है कि किस तरीके से जब कॉलोनियल गवर्नमेंट आई इंडिया में, जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे कंट्रोल किया, तो इंडिया में क्या हुआ, धीरे धीरे करके जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं, मतलब ब्रिटेन में बनने वाले जो मैन्युफैक्चर्ड टेक्सटाइल्स हैं वो इंडिया में आने लग गई, और जिसकी वजह से इंडिया का जो बिजनेस है, इंडिया की जो लोकल इंडस्ट्रीज है वो बर्बाद हो गई। ठीक है, मतलब अगर हमारे देश में कुछ ऐसा सिस्टम होता जिससे कि ब्रिटेन से आने वाले चीप मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को रोका जा सकता, तो उससे क्या होता, हमारे देश की जो लोकल इंडस्ट्रीज है वो बर्बाद नहीं होती, और हमारे देश में जो बिजनेसमैन थे उनको नुकसान नहीं होता। हमारे देश के जो हैंडीक्राफ्ट करने वाले लोग हैं, या हमारे देश में जो लोग हैं जिनके बिजनेस चल रहे थे, छोटे छोटे बिजनेस चल रहे थे टेक्सटाइल के, वो बर्बाद नहीं होते, वो लोग गरीब नहीं होते, है ना। तो इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम दूसरे देशों के साथ जो गुड्स, कैपिटल्स एंड लेबर का फ्लो रहा है उसको कंट्रोल कर सके, उसको रेगुलेट कर सके, जिससे कि हमारे देश में एक बैलेंस बना रहे, हमारे देश में रहने वाले लोगों के ऊपर अचानक से प्रभाव ना पड़े, हमारे देश की इकोनॉमी बर्बाद ना हो, वहां के जो इंडस्ट्रीज हैं वो बर्बाद ना हो। तो अगर हमें फुल एम्प्लॉयमेंट इंश्योर करनी है तो गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को पावर देनी होगी हमें कि वो दूसरे देशों से आने वाला जो गुड्स हैं, कैपिटल है, लेबर है, उसको कंट्रोल कर सके। So, thus, in brief, the main aim of the post-war international economic system was to preserve economic stability and full employment in the industrial world. तो अगर हमें brief में बताना है कि main aim क्या था अब post-war international economic system का, मतलब कि जब ये war खत्म हो गया तो उसके बाद दुनिया का main aim ये था कि हमें economic stability preserve करनी है, कि हमारे देश में जो इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट ना करे, थोड़ी स्टेबल रहे। ऐसा ना हो कि आज हम बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, कल बहुत कम हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इकोनॉमिक लेवल पे, नेशनल लेवल पे जो इकोनॉमी है वो बर्बाद नहीं होनी चाहिए, और पर्सनल लेवल पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट जो है वो फुल मिले। तो हमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है इंश्योर करनी है, दूसरा हमें फुल एम्प्लॉयमेंट इंश्योर करनी है इस इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में, ताकि सारी जो दुनिया है वो एक सही तरीके से चल सके। अब ये जो सिस्टम था कि हमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी प्रिजर्व करनी है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनाए रखनी है और फुल एम्प्लॉयमेंट जो है वो लानी है, इसके लिए एक फ्रेमवर्क जो है एग्री किया गया यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस में। ये जो कॉन्फ्रेंस है यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस, ये जुलाई 1944 में हुई थी ब्रिटेन वुड्स में, जो कि यूएसए न्यू हैम्पशायर में है। ठीक है, तो ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस स्टैब्लिश द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब ये जो ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई, इसमें काफी सारे देशों ने हिस्सा लिया था। सो ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस में 44 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया था, और इस कॉन्फ्रेंस ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है स्टैब्लिश किया। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को क्यों स्टैब्लिश किया गया था, ताकि जो नेशंस हैं वो अपने सरप्लस एंड डेफिसिट्स को मैनेज कर पाएं। मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है बेसिकली देशों को हेल्प करने के लिए स्टैब्लिश किया गया था कि अगर किसी को लोन लेना है, अगर किसी को अपने डेफिसिट्स एंड सरप्लसेस को मैनेज करना है। डेफिसिट एंड सरप्लस हम पिछले वीडियो में बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से जो जब हम एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करते हैं तो सरप्लस एंड डेफिसिट होता है। ठीक है, तो अगर किसी देश को डेफिसिट हो रहा है, किसी देश को नुकसान हो रहा है, तो उसको मैनेज करने के लिए वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से हेल्प ले सकता है, लोन ले सकता है। तो बेसिकली देशों को हेल्प करने के लिए, लोन वगैरह लेने के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड स्टैब्लिश किया गया था। द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, पॉपुलरली नोन एज वर्ल्ड बैंक, वाज सेट अप टू फाइनेंस पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन। आईएमएफ के साथ साथ ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस में इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट को भी सेटअप किया गया था। जो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है, इसे हम शॉर्ट में वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं। तो इस वर्ल्ड बैंक को सेटअप किया गया था ताकि जो देश जिनको वॉर की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, उस नुकसान को वापस से ठीक करने के लिए देशों की मदद की जा सके। तो वर्ल्ड बैंक को इसलिए ही स्टैब्लिश किया गया था, जैसा कि इसके नाम में ही है, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, की वॉर की वजह से जो भी डिस्ट्रक्शन हुआ है उस पूरे मतलब डिस्ट्रक्शन को ठीक करने के लिए वर्ल्ड बैंक को सेटअप किया गया था, कि अगेन ताकि जो देश है वो सस्ते रेटों पर लोन ले सकें और अपना जो भी रिकवरी है वो कर सकें, वापस से कंस्ट्रक्शन वगैरह कर सकें। अब ये जो आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक है, इन दोनों को ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशंस कहा जाता है,
और इन दोनों को ब्रेटन वुड्स ट्विंस भी कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों जो हैं IMF एंड वर्ल्ड बैंक, ये दोनों साथ में ही ब्रेटन वुड्स में एस्टैब्लिश किए गए थे। तो इनको ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस एंड ब्रेटन वुड्स ट्विंस भी कहा जाता है। The post-war international economic system is also often described as the Bretton Woods system. अब वर्ल्ड वॉर्स के बाद का जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम है कि किस तरीके से दुनिया ने काम किया, इस पूरे सिस्टम को ब्रेटन वुड्स सिस्टम भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ब्रेटन वुड्स सिस्टम के बाद ही ये डिसाइड हुआ कि किस तरीके से वर्ल्ड में ये जो वॉर हुई है उसके बाद वर्ल्ड को किस तरीके से लाइन पे लाना है, तो जिसके लिए IMF एंड वर्ल्ड बैंक को एस्टैब्लिश किया गया था। तो इसीलिए इसको ब्रेटन वुड्स सिस्टम भी कहा जाता है। The IMF and the World Bank commenced financial operations in 1947. तो 1947 से IMF and World Bank ने अपना काम करना शुरू किया। इन दोनों ही इंस्टीट्यूशंस में जो अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग है वो वेस्टर्न इंडस्ट्रियल पावर्स के पास थी। मतलब कि जो वेस्ट के इंडस्ट्रियल पावर्स थे मेनली उनके पास IMF एंड वर्ल्ड बैंक के डिसीजन मेकिंग पावर थी कि किसको लोन देना है, कैसे लोन देना है, या जो भी है जिस भी तरीके के बड़े डिसीजंस लेने थे वो बेसिकली वेस्टर्न इंडस्ट्रियल पावर्स के पास थे। और वेस्टर्न इंडस्ट्रियल पावर्स में से भी ये जो वेस्टर्न नेशंस है इनमें से भी यूएस जो है ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। यूएस हैज एन इफेक्टिव राइट ऑफ वीटो ओवर द की IMF एंड वर्ल्ड बैंक डिसीजंस। तो जो नॉर्मल डिसीजंस होते थे वो सारे जो वेस्टर्न इंडस्ट्रियल मेन पावर्स हैं, जैसे ये यूरोप के नेशंस हो गए, यूएस हो गया, ये सारे मिलके ले रहे थे। बट जो की IMF एंड वर्ल्ड बैंक डिसीजंस थे, मतलब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजंस थे वो लिए जा रहे थे, मतलब उन इंपॉर्टेंट डिसीजंस में यूएस के पास वीटो पावर थी। वीटो पावर क्या होती है? मतलब इसका बेसिकली मतलब होता है पावर टू से नो। मतलब अगर कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है और कोई पर्टिकुलर नेशन अगर कह दे नहीं तो नहीं, ये डिसीजन नहीं लिया जाएगा, ये आगे काम नहीं होगा, तो इसी पावर को हम कहते हैं वीटो पावर। कि अगर IMF एंड वर्ल्ड बैंक में कुछ डिसीजंस लिए जा रहे हैं और यूएस को लग रहा है कि वो डिसीजन नहीं लेना चाहिए, तो यूएस उस डिसीजन को रोक सकता है वहीं की वहीं। जैसे हम यूनाइटेड नेशंस में देखते हैं, यूनाइटेड नेशंस में चाइना, यूएस, रशिया, इन सबके पास क्या है? वीटो पावर है, वो किसी भी डिसीजन को रोक सकते हैं। इसी तरीके से IMF एंड वर्ल्ड बैंक में क्या है? इन दोनों ही इंस्टीट्यूशंस में जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस है उनमें यूएस के पास वीटो पावर है कि यूएस चाहे तो उन डिसीजंस को रोक सकता है। और ये जो वीटो है ना, मतलब ये जो वीटो पावर है ये डेमोक्रेटिक जो एसेंस है उसके काफी अपोजिट में है। जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो हम सबकी राय की बात करते हैं कि सारे लोग जो भी जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो सब मिलके डिसीजन लें। बट वीटो इसका उलट है कि कोई एक पर्सन भी अगर ना कहेगा तो वो डिसीजन नहीं लिया जाएगा। तो यूएस के पास ये वीटो पावर थी कि कोई भी डिसीजन वो रोक सकता है। The international monetary system is the system linking national currencies and monetary system. तो जो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम आया ये एक ऐसा सिस्टम था, ब्रेटन वुड्स के दौरान ही, ब्रेटन वुड्स की ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसी दौरान इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को भी स्टैब्लिश किया गया, जिसमें कि नेशनल करेंसीज को लिंक किया गया मॉनेटरी सिस्टम के थ्रू। द ब्रेटन वुड्स सिस्टम वाज बेस्ड ऑन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स। ये जो ब्रेटन वुड्स सिस्टम है वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स में, मतलब इसके ऊपर बेस्ड था। एक्सचेंज रेट क्या होता है कि कोई एक करेंसी दूसरी करेंसी के मुकाबले कितनी है। जैसे आज हम कहते हैं मान लो $1 लगभग 80 रुपए का है, तो ये क्या है? ये एक्सचेंज रेट है कि $1 80 रुपए का है, ठीक है। इसी तरीके से जब हम एक करेंसी को दूसरे के फॉर्म में बताते हैं कि $1 में कितने डॉलर आएंगे या $1 में कितने यूरो आएंगे, तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? एक्सचेंज रेट्स। कि एक करेंसी में कितनी दूसरी करेंसी होगी। तो अब किसी भी सामान के प्राइस की तरह, जैसे अगर हम कोई सामान खरीदते हैं, कोई बेसिकली कोई भी, जैसे चॉकलेट ही है, अब चॉकलेट का जो प्राइस है वो चॉकलेट के डिमांड एंड सप्लाई से फिक्स होगा। इसी तरीके से जो करेंसीज होती हैं उनका भी ये जो रेट है वो भी करेंसी की डिमांड एंड सप्लाई से फिक्स होता है। मतलब कि वो फ्लक्चुएट करता रहता है। आज अगर इंडियन रुपीस की डिमांड बहुत ज्यादा है तो उसका जो एक्सचेंज रेट है वो बेटर हो जाएगा डॉलर के मुकाबले, और अगर डॉलर की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी तो उसका एक्सचेंज रेट बदल जाएगा। डॉलर एंड रुपी का एक्सचेंज रेट बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। और ये जो एक्सचेंज रेट है वो दिन में बदल जाते हैं, घंटों में बदल जाते हैं। तो इससे क्या हुआ था? फ्लक्चुएशन हो रही थी। बट हमें क्या चाहिए था? स्टेबिलिटी चाहिए थी।
मतलब कि जैसा भी हम जस्ट पढ़ के आए कि पोस्ट वॉर इकोनॉमी में हमने मेन दो चीज करनी थी, एक तो स्टेबल इकोनॉमीज और दूसरा फुल एम्प्लॉयमेंट। तो इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए ये जो नेशंस इकट्ठा हुए, इन्होंने सोचा कि हमें फिक्स्ड एक्सचेंज रेट करना चाहिए, मतलब हम फिक्स कर दें कि $1 में 80 रुपए ही होंगे, ये कल चेंज नहीं होगा, ये परसों जाके चेंज नहीं होगा, डिमांड और सप्लाई की वजह से इस रेट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ये 80 का 80 रहेगा, चाहे कितनी डिमांड हो कितनी ही सप्लाई हो। तो बेसिकली फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स का मतलब आपने करेंसीज को फिक्स कर दिया कि इसके मुकाबले ये करेंसी का ये रेट है, ठीक है। In this system, national currencies, for example, the Indian rupee, were pegged to the dollar at a fixed exchange rate. जो बात मैंने अभी आपको बताई कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या हुआ, इसमें जो नेशनल करेंसीज हैं, एग्जाम्पल के तौर पे इंडियन रुपी, उसको डॉलर्स में फिक्स कर दिया गया कि एक इंडियन रुपी में इतने डॉलर होंगे या $1 में इतने इंडियन रुपी ही होंगे, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है, ये फिक्स रहेगा। और आगे ये जो डॉलर है इसको भी फिर गोल्ड में एक तरीके से फिक्स किया गया, मतलब वर्ल्ड की जो अलग अलग नेशनल करेंसीज हैं पहले उसे डॉलर में फिक्स किया गया। मान लो $1 में कितने डॉलर होंगे, एक इंडियन रुपी में कितने डॉलर होंगे, एक येन में कितने डॉलर होंगे, तो सारी जो करेंसीज थी नेशनल करेंसीज पहले उनको डॉलर में फिक्स किया गया कि आपका ये एक्सचेंज रेट रहेगा, ठीक है, और ये चेंज नहीं होगा, तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट किया। और क्योंकि डॉलर यहाँ पे एक सेंट्रल करेंसी निकल के आ रहा था, तो डॉलर को इसके ऊपर गोल्ड एक तरीके से फिक्स कर दिया कि $1 में कितने गोल्ड होंगे। और इसको दूसरे तौर पे कहें तो क्या फिक्स किया गया था कि 1 आउंस ऑफ गोल्ड जो है वो $35 का होगा। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे मान लो ये फिक्स कर दिया गया कि एक इंडियन रुपी जो है, एक इंडियन रुपी मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मैं कह रही हूं वो $2 का है, ठीक है, कि एक इंडियन रुपी में $2 आते हैं। और अभी हमने क्या देखा कि $1 मतलब $1 नहीं, जो 1 आउंस ऑफ गोल्ड है वो कितने का है, वो लगभग $35 का है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि एक इंडियन रुपी में कितना गोल्ड आएगा वो हम देख सकते हैं। तो मतलब हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि मान लो क्या बोला है कि 1 आउंस ऑफ गोल्ड जो है वो कितने का है, वो $35 का है। इसका मतलब $1 में कितना आउंस ऑफ गोल्ड आएगा, 1/35 आउंस। तो $2 में कितना आएगा, लगभग 2/35 आउंस ऑफ गोल्ड आएगा। तो कैलकुलेट कर लेना कि लगभग इतना गोल्ड जो है वो $2 में होगा। तो हम कह सकते हैं कि $1 जो है वो 2/35 आउंस ऑफ गोल्ड का है, ठीक है। तो मतलब स्टेबिलिटी लाने के लिए क्या किया गया, सबसे पहले तो जो नेशनल करेंसीज है उनको फिक्स किया गया, एक्सचेंज रेट्स जो हैं उनको फिक्स किया गया कि एक करेंसी दूसरे करेंसी के मुकाबले क्या होगी। और इस सब में जो डॉलर है वो एक सेंट्रल करेंसी निकल के आया, सारे देशों की जो करेंसीज हैं उनको डॉलर में फिक्स किया गया। और फिर डॉलर को भी स्टेबल करने के लिए, क्योंकि डॉलर भी अनस्टेबल है कि भाई आप डॉलर को किस बेसिस पे सेंट्रल करेंसी बना रहे हो, सो लोगों का विश्वास बढ़ाने के लिए डॉलर में डॉलर को बांध दिया गया गोल्ड से कि $35 का मतलब अगर आप $35 दोगे तो आपको गोल्ड, 1 आउंस ऑफ गोल्ड जो है वो मिल जाएगा। तो गोल्ड में क्योंकि लोगों को विश्वास है और गोल्ड ऐसी चीज है जो एक्चुअली कीमती है, एक डॉलर का जो नोट है, मतलब एक पेपर का वो नोट है, उसकी क्या कीमत है, उसकी क्यों वैल्यू करें, अगर उसको किसी इंपॉर्टेंट चीज से कनेक्ट कर दिया जाएगा तो वो चीज, वो जो डॉलर का नोट है वो इंपॉर्टेंट बन जाएगा। तो लोगों का एक तरीके से इस पूरे सिस्टम में विश्वास डालने के लिए डॉलर को गोल्ड से एक तरीके से पैग कर दिया गया, उसको मतलब डॉलर को गोल्ड पे बेस कर दिया गया कि $35 का 1 आउंस ऑफ गोल्ड होगा, जिससे कि सारा जो मतलब पूरी जो दुनिया है वो एक तरीके से विश्वास करे इस पूरे सिस्टम में, ये जो फिक्स एक्सचेंज रेट का सिस्टम है इस पे विश्वास करे और डॉलर में एक्सचेंज करे अपने सामानों को। तो ये था पूरा ब्रिटेन वुड्स सिस्टम, जिसमें 2 इंपॉर्टेंट बॉडीज जो हैं वो स्टैब्लिश हुई, जिन्हें कि हम ब्रिटेन वुड्स ट्विंस कहते हैं या ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। तो पहला था IMF और दूसरा था वर्ल्ड बैंक। और इसमें एक और चीज हुई, इसमें फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का जो सिस्टम है वो लाया गया, जिसमें कि डॉलर को गोल्ड से पेग किया गया। तो ये था पूरा सिस्टम, ब्रिटेन वुड सिस्टम। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर होगी।